बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं डिटर्जेंसी और डिटर्जेंसी में अब हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन ऑफ सॉइल इन बाथ को। हमने पढ़ा था डिटर्जेंसी के दो स्टेप होते हैं, सॉइल को सबस्ट्रेट से रिमूव करना और सॉइल को बाथ के अंदर सस्पेंड करना। जितना इम्पॉर्टेंट और जितना ज़रूरी डर्ट की रिमूवल है, उतना ही ज़रूरी ये है कि डर्ट को दोबारा फैब्रिक के ऊपर या सबस्ट्रेट के ऊपर रीडिपॉजिट ना होने दिया जाए। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले पढ़ा था कि लिक्विड सॉइल को कैसे रिमूव करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि सॉलिड सॉइल को कैसे रिमूव करते हैं, और अब हम देखेंगे कि सॉइल को रीडिपॉजिट होने से कैसे रोकना है। तो आगे चलने से पहले ये बात एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि डिटर्जेंसी की टर्मिनोलॉजी में सॉइल का मतलब है डर्ट, बाथ का मतलब है वो सॉल्यूशन जिसमें आपने फैब्रिक को डिप किया है, यानी जो सॉल्यूशन आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं डिटर्जेंसी की टर्मिनोलॉजी में उसको बाथ कहा जाता है। और जिस सरफेस को या जिस मटेरियल को हमने क्लीन करना है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो कपड़े हमारे लिए सबस्ट्रेट होते हैं, जब हम नहा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी सबस्ट्रेट है, जब आप विंडो ग्लासेस को साफ़ कर रहे हैं तो विंडो ग्लासेस हमारे लिए सबस्ट्रेट हैं। तो मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल टू बी रिमूव्ड इज़ कॉल्ड सॉइल, एंड सॉइल मे बी सॉलिड और लिक्विड, सॉइल मे बी पोलर और नॉन पोलर। सिमिलरली द मटेरियल and the surface from which soil is removed is called substrate. It may be smooth, it may be fibrous, and the solution in which substrate is dipped and soil is removed is called bath. आमतौर पर वाटर के सॉल्यूशन को, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट को एज ए बाथ लिया जाता है, लेकिन ड्राई क्लीनिंग के केस में नॉन पोलर लिक्विड का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस सस्पेंशन ऑफ सॉइल इन बाथ एंड प्रिवेंशन ऑफ रीडेपोजिशन। सस्पेंशन ऑफ सॉइल और इसकी रीडिपॉजिट होने से रोकने के दो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म हैं। First of all, we will discuss suspension of solid particulate soil, and then we will discuss suspension of liquid soil. Solid soil is suspended by two ways: formation of electric barrier, formation of steric barrier, and using soil releasing agents. इलेक्ट्रिकल बैरियर और स्टीरिक बैरियर को एट द सेम टाइम इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक सर्फेक्टेंट के साथ है, और सॉइल रिलीजिंग एजेंट्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं डिटर्जेंट्स के। डिटर्जेंट्स का मेन इंग्रेडिएंट सर्फेक्टेंट है जो वाटर की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, वाटर की वेटिंग एबिलिटी को, वाटर की स्प्रेडिंग एबिलिटी को इन्हांस करता है, और वाटर की पेनिट्रेशन पार को इन्हांस करता है, और डर्ट की रिमूवल को फैसिलिटेट करता है, और कॉन्सिक्वेंटली फाइनल स्टेप में ये डर्ट की रीडेपोजिशन को रोकता है। सॉइल रिलीजिंग एजेंट्स डिटर्जेंट्स के इंग्रेडिएंट हैं अदर दैन सर्फेक्टेंट। तो दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड स्टीरिक बैरियर। जब सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, तो चूँकि सॉइल भी सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच है, सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल सॉइल पर भी अटैच होते हैं, सबस्ट्रेट की सरफेस पर भी अटैच होते हैं। चूँकि सॉइल नॉन पोलर है, सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल में भी एक पार्ट पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो सर्फेक्टेंट अपने नॉन पोलर पार्ट को सॉइल के ऊपर अटैच कर लेता है। सिमिलरली फैब्रिक में भी मोस्टली फैब्रिक का एरिया नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल सॉइल पर भी अटैच होते हैं, सर्फेक्टेंट पर भी अटैच होते हैं, और इस तरह से अटैच होते हैं कि उनके हाइड्रोफोबिक पार्ट सॉइल के साथ या सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहते हैं, और उनके हाइड्रोफिलिक पार्ट को वाटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
इस तरह साइल सबस्ट्रेट की म्यूचुअल इंटरेक्शन वीक हो जाती है और सरफेक्टेंट के मालिक्यूल की एडजॉर्प्शन की वजह से, चूँकि मोस्टली हम एनायनिक सरफेक्टेंट ले रहे होते हैं, एनायनिक सरफेक्टेंट में हाइड्रोफिलिक पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए साइल की सरफेस पर और सबस्ट्रेट की सरफेस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन नेगेटिव चार्जेस की म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से साइल की रिमूवल इजी हो जाती है, साइल की रिमूवल फैसिलिटेट होती है। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। यह साइल सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच है, फैब्रिक सबस्ट्रेट, और इसके ऊपर फैट या ऑयल की स्टेन है। हमने सरफेक्टेंट ऐड किया, सरफेक्टेंट के मालिक्यूल साइल पर भी अटैच हो गए और सबस्ट्रेट पर भी अटैच हो गए। जब सरफेक्टेंट के मालिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज है तो जो सरफेक्टेंट के मालिक्यूल सबस्ट्रेट पर अटैच हैं वो उन सरफेक्टेंट के मालिक्यूल को रिपेल करेंगे जो साइल पर अटैच हैं। इस म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से साइल आहिस्ता आहिस्ता स्क्रोल होनी शुरू हो जाएगी, इसके ड्रॉपलेट का स्क्वीज़ होना शुरू हो जाएंगे और इनका कॉन्टैक्ट एंगल इंक्रीज़ होता जाएगा और अल्टीमेटली साइल विल बी रिमूव्ड। लेकिन इसमें सिर्फ सरफेक्टेंट का ही रोल नहीं है, इसमें मैकेनिकल वर्क भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब सरफेक्टेंट के मालिक्यूल ने साइल को सराउंड किया हुआ है। जब सरफेक्टेंट के मालिक्यूल पर सिमिलर चार्ज है, लेट सपोज नेगेटिव चार्ज है, तो साइल के ड्रॉपलेट को चूँकि सरफेक्टेंट के मालिक्यूल्स ने सराउंड किया हुआ है, साइल के ड्रॉपलेट्स पर भी नेगेटिव चार्ज है और सबस्ट्रेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। इस नेगेटिव रिपल्शन की वजह से अब साइल रीडिपॉजिट नहीं हो सकती। तो हम कहते हैं कि सरफेक्टेंट की एडजॉर्प्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो जाती है, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है सबस्ट्रेट की सरफेस पर और साइल की सरफेस पर। या यूँ कह लें कि देयर इज़ क्रिएशन ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट substrate bath interface and soil bath interface, and due to mutual repulsion energy barrier for removal of soil is decreased and energy barrier for redeposition of soil is increased। तो ये एनर्जी बैरियर साइल की रिमूवल को फैसिलिटेट करता है और साइल की रीडेपोजिशन को अपोज करता है। अगर ये सरफेक्टेंट नॉन आयनिक हो तो फिर इलेक्ट्रिक बैरियर नहीं होगा, बट स्टीरिक बैरियर विल बी स्टिल देयर। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट समटाइम एनायनिक सरफेक्टेंट से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि उनकी CMC कम होती है, उनमें हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं और इलेक्ट्रिकल बैरियर प्रोवाइड नहीं करते। अलबत्ता वो मैकेनिकल बैरियर ज़रूर प्रोवाइड करते हैं और वो भी साइल सबस्ट्रेट की म्यूचुअल इंटरेक्शन को इसी तरह रिड्यूस करते हैं जैसे एनायनिक सरफेक्टेंट रिड्यूस करते हैं। तो नॉन आयनिक के केस में सिर्फ स्टीरिक बैरियर होगा, एनायनिक सरफेक्टेंट के केस में इलेक्ट्रिक बैरियर भी होगा, स्टीरिक बैरियर भी होगा। तो in suspension of solid particulate soil is suspended by formation of electrical and steric barrier and by using soil releasing agent. First of all we will discuss formation of electrical barrier and steric barrier. Adsorption of similarly charged ion, and in most of cases these are negatively charged anions. So adsorption of anions on the detached soil particles, they perform two main functions. They increase electrical potential at certain layer and they increase mutual repulsion between substrate and soil. जब सरफेक्टेंट के एनाइन साइल और सबस्ट्रेट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं और साइल और सबस्ट्रेट की म्यूचुअल रिपल्शन को इंक्रीज़ करते हैं और अल्टीमेटली दे प्रिवेंट रीडेपोजिशन ऑफ साइल like this, as we had already discussed. There is negative charge on the surface of substrate and there is negative charge around soil particles,
their mutual repulsion prevents redeposition. Adsorption of non-ionic surfactants also prevent redeposition, but it is due to production of steric barrier and due to reduction in strength of van der Waal attraction between soil and substrate. नॉन-आयनिक सर्फेक्टेंट भी रीडेपोजिशन को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल बैरियर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्टीरिक बैरियर प्रोवाइड करते हैं और सॉइल और सबस्ट्रेट के दरमियान वैन डर वाल फोर्सेस को रिड्यूस कर देते हैं। अब सर्फेक्टेंट के अलावा कुछ और भी मटेरियल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल बैरियर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो स्टीरिक बैरियर प्रोवाइड कर सकते हैं और जो सॉइल को रीडिपॉजिट होने से रोक सकते हैं। इन्हें आप सर्फेक्टेंट के हेल्पिंग एजेंट कह सकते हैं। इनको डिटर्जेंट्स में एडिटिव के तौर पे ऐड किया जाता है। दे आर कॉल्ड सॉइल रिलीजिंग एजेंट्स और एंटी रीडेपोजिशन एजेंट। These compounds are added in detergents to prevent or inhibit redeposition of soil। और ये एंटी रीडेपोजिशन एजेंट्स करते क्या हैं? Their molecules are adsorbed at substrate or soil to provide electrical and steric barrier। सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की तरह एंटी रीडेपोजिशन एजेंट्स के मॉलिक्यूल भी सॉइल की सरफेस पर और सबस्ट्रेट की सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिकल बैरियर और स्टीरिक बैरियर प्रोवाइड करते हैं। इस इलेक्ट्रिकल बैरियर या स्टीरिक बैरियर की वजह से सॉइल की रीडेपोजिशन का रेट स्लो हो जाता है और सम टाइम ये रीडेपोजिशन को बिल्कुल प्रिवेंट कर देते हैं। तो दे कैन इनहिबिट और दे कैन प्रिवेंट रीडेपोजिशन ऑफ सॉइल। और सर्फेक्टेंट की प्रेजेंस में इनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा हो जाती है। ये सर्फेक्टेंट के साथ मिलके सॉइल की रीडेपोजिशन को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देते हैं। इनकी एग्जांपल्स देखें, कौन कौन से कंपाउंड एज एंटी रीडेपोजिशन एजेंट या सॉइल रिलीजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। दे आर सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीएक्राइलेट्स, they may be sodium carboxy methyl cellulose, they may be polyacrylates, they may be polyoxyethylene terephthalate that are used for polyesters। They adsorb on hydrophobic polyester with their polyoxyethylene groups toward aqueous bath and they provide steric barrier। Similarly, methyl hydroxycellulose can also be used for the same purpose। अब देखते हैं लिक्विड सॉइल को किस तरह सस्पेंड किया जा सकता है और लिक्विड सॉइल को रीडिपॉजिट होने से किस तरह रोका जा सकता है। लिक्विड सॉइल इज सस्पेंडेड अगेन बाय टू मैकेनिज्म। सॉलिड सॉइल की रीडेपोजिशन को रोकने के भी दो मैकेनिज्म थे, by providing steric barrier and electrical barrier and by using anti-redeposition agents। Similarly, liquid oily soil की सस्पेंशन को रोकने के लिए भी, लिक्विड सॉइल की सस्पेंशन को इंश्योर करने के लिए और इसकी रीडेपोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए भी दो मैकेनिज्म हैं, सॉल्युबलाइजेशन और मैक्रो इमल्सिफिकेशन। सॉल्युबलाइजेशन का फिनोमेना और इमल्सिफिकेशन का फिनोमेना हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ चुके हैं। सॉल्युबलाइजेशन का मतलब है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम माइसलर सॉल्यूशन यूज़ करते हुए इनसॉल्युबल या नॉन सॉल्युबल मटेरियल की सॉल्युबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं। सॉइल नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो सॉइल वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती। अलबत्ता जब हम वाटर में सर्फेक्टेंट ऐड कर देते हैं तो सर्फेक्टेंट माइसल्स बना लेते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में माइसल्स प्रेजेंट हों उसे कहते हैं माइसलर सॉल्यूशन। अब ये माइसलर सॉल्यूशन ऑयली डर्ट को या सॉइल को, चूँकि सॉइल नॉन पोलर है तो ये माइसलर सॉल्यूशन सॉइल को सॉल्युबलाइज करके इसे अपने कोर में ले जाता है। इस तरह
साइल सस्पेंड हो जाती है और दोबारा रीडिपॉजिट नहीं हो सकती। और चूंकि हम एनायनिक सरफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, एनायनिक सरफेक्टेंट की सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होगा और उधर सरफेक्टेंट के मालिक्यूल सबस्ट्रेट की सरफेस पर भी एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो उनकी म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से साइल की रीडेपोजिशन नहीं हो सकेगी। तो पहले हम सॉल्युबलाइजेशन को देखते हैं। सॉल्युबलाइजेशन मेजर फैक्टर है फॉर रिमूवल ऑफ साइल एंड फॉर रिटेंशन ऑफ साइल इन बाथ। अलबत्ता सॉल्युबलाइजेशन का प्रोसेस उसी वक्त होता है जब सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन CMC से ज़्यादा हो, और सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन CMC से जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा माइसल बनेंगे और साइल की सॉल्युबलाइजेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, इसकी सस्पेंशन रिटेंशन ज़्यादा होगी और रीडिपोजिशन कम होगी। तो वी हैव टू यूज सरफेक्टेंट above critical micelle concentration. The degree of solubilization is maximum at concentration of surfactant several times higher than CMC. ये वही बात है जो भी हमने डिस्कस की है कि सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन CMC से जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सॉल्युबलाइजेशन ज़्यादा होगी। तो अगर आप सरफेक्टेंट के कंसंट्रेशन को CMC से कई गुना बढ़ा दें तो आप सॉल्युबलाइजेशन को मैक्सिमम एक्सटेंट तक इन्हांस कर सकते हैं, और इसका दूसरा मतलब है कि आप साइल को मैक्सिमम एक्सटेंट तक सस्पेंड कर सकते हैं और इसकी रीडेपोजिशन को मैक्सिमम एक्सटेंट तक प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आप सरफेक्टेंट ऐड करते हैं, सरफेक्टेंट चूँकि साइल की सरफेस पर भी एब्जॉर्ब होगा, साइल नॉन पोलर वाटर पोलर है, तो इन दोनों में डिसिमिलैरिटी ज़्यादा है। इस डिसिमिलैरिटी की वजह से इनकी इंटरफेशियल टेंशन भी ज़्यादा है। जब सरफेक्टेंट के मालिक्यूल साइल पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट साइल के साथ अटैच होते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ होते हैं। इस तरह अब साइल की सरफेस भी हाइड्रोफिलिक होगी और वाटर और साइल में अब डिसिमिलैरिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से साइल वाटर इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ ओ से हमने, चूँकि हम ना लिक्विड साइल की बात कर रहे हैं और लिक्विड साइल को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गैमा OW का मतलब है साइल वाटर इंटरफेशियल टेंशन। तो बेस्ट डिटर्जेंसी के लिए साइल वाटर इंटरफेशियल टेंशन या साइल बाथ इंटरफेशियल टेंशन मिनिमम होनी चाहिए। जब ये इंटरफेशियल टेंशन मिनिमम होगी तो साइल और वाटर में डिसिमिलैरिटी मिनिमम होगी, साइल इजीली सबस्ट्रेट से रिमूव होके बाथ में आ जाएगी और माइसल के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाएगी। तो जो सरफेक्टेंट की आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे, माइसल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ माइसल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम माइसलर कंसंट्रेशन कहते हैं, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। जब माइसल की तादाद इंक्रीज़ होगी तो माइसल एक दूसरे के साथ अटैच होके एक सेपरेट फेज़ बना देंगे। तो जब सेपरेट फेज़ बनेंगी तो उसमें ज़ाहिर है जो माइसल्स बहुत ज़्यादा तादाद में होंगी तो साइल भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्युबलाइज होगी, तो साइल की रिमूवल मैक्सिमम हो जाएगी। जब फेज़ सेपरेशन होती है तो साइल एक्चुअली वहाँ पर माइसल बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, माइसल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से माइसल एक्वस बाथ से सेपरेट होना शुरू हो जाता है और एक सेपरेट फेज़ बननी स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं फेज़ सेपरेशन, और जिस टेम्परेचर पर फेज़ सेपरेशन स्टार्ट होती है उसे कहते हैं फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर। Solubilization of non-polar material and we are called non-polar material as soil. It means we can say solubilization of soil increases with separation of surfactant rich middle phase, and the temperature at which phase separation starts is called phase inversion temperature. फेज़ इन्वर्जन टेम्परेचर पे चूँकि साइल बाथ की इंटरफेशियल टेंशन मिनिमम होती है तो साइल को हम रोल बैक मैकेनिज़्म से रिमूव कर सकते हैं।
और फेज सेपरेशन पे जाके आमतौर पर लिक्विड क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे सम टाइम माइक्रो इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि माइक्रो इमल्शन को भी सॉल्युबलाइजेशन की एक स्पेशल टाइप के तौर पे डील किया जाता है। माइक्रो इमल्शन के बारे में जो दो थ्योरीज हैं उनमें एक ये भी है कि माइक्रो इमल्शंस आर एक्चुअली ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑफ ऑयल बाय माइसेल्स। तो when crystal formation liquid crystal are formed or when micro emulsions are formed between surfactant water and soil, then maximum soil can be removed। अब सॉल्युबलाइजेशन का रेट या डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन या एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन डिपेंड करती है सरफेक्टेंट की केमिकल स्ट्रक्चर पर, सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन पर और टेम्परेचर पर। सरफेक्टेंट की केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सरफेक्टेंट अगर नॉन आयनिक होंगे तो सीएमसी कम होगी, माइसेल जल्दी बन जाएंगे। ये नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का फ़ायदा है कि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट डिग्री ऑफ सॉल्युबलाइजेशन को इन्हांस करते हैं। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट के प्रॉब्लम सिर्फ दो ही हैं, एक तो ये कि ये एनायनिक सरफेक्टेंट से महंगे होते हैं, ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं, और दूसरा ये कि ये इलेक्ट्रिकल बैरियर प्रोवाइड नहीं कर सकते, अदरवाइज़ इनकी एफिशिएंसी एनायनिक सरफेक्टेंट से ज़्यादा होती है। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री में इकोनॉमिकल फैक्टर ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इसलिए नॉन आयनिक सरफेक्टेंट को यूज़ नहीं किया जाता या इसका यूज़ मिनिमम है। तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हैव लो वैल्यू ऑफ सीएमसी, और अगर सरफेक्टेंट में एक से ज़्यादा हाइड्रोफोबिक चेन हो तो भी सीएमसी कम होगी और उसकी ज़ाहिर है हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा होगी। अगर उसमें हाइड्रोफोबिक चेन्स ज़्यादा अटैच हों तो उस सरफेक्टेंट में हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा होगी, वो सरफेक्टेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉइल के ऊपर एब्जॉर्ब होकर सॉइल को रिमूव कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे सरफेक्टेंट एक्सपेंसिव होते हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए उन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात है कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट। बाथ के अंदर सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा माइसल बनेंगे और सॉइल की सस्पेंशन रिटेंशन उतनी ही ज़्यादा होगी और रीडेपोजिशन कम होगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, थर्मल एजिटेशन इंक्रीज़ होती है और रेट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन भी इंक्रीज़ होता है। और इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से सीएमसी भी डिक्रीज़ होती है। एट हायर सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन, हायर सरफेक्टेंट कंसंट्रेशन का मतलब है कि सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर सीएमसी से 10 टाइम ज़्यादा हो, 10 टाइम से 100 टाइम तक की ये रेंज है। क्योंकि अगर सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन आप सीएमसी से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें तो फिर बहुत ज़्यादा फेज सेपरेशन हो जाती है, उसमें भी प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज़ करना ये भी हार्मफुल होता है। एक इंटरमीडिएट रेंज है कि सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन सीएमसी से 10 टाइम से 100 टाइम तक की रेंज में हो, देन सॉल्युबलाइजेशन इज सिमिलर टू माइक्रो इमल्सिफिकेशन and it can accommodate larger amount of soil। अलबत्ता आयनिक सरफेक्टेंट के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसका कंसंट्रेशन हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ एनायनिक्स, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ देयर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। इनकी सीएमसी ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो अगर आप इनका कंसंट्रेशन सीएमसी से 80 गुना 90 गुना बढ़ाना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा सरफेक्टेंट ऐड करना पड़ता है। उसमें फिर और प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा करने से फैब्रिक की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ हो जाती है और फैब्रिक की अगर आपने डाइंग की हुई है तो वो डाई रिमूव हो सकती है, यानी डीकलराइजेशन के प्रॉब्लम भी सीएम होते हैं सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करने से।
अगर सॉल्युबलाइजेशन से कंप्लीट सस्पेंशन ना हो सके तो फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो इसके पैरेलल ही स्टार्ट हो जाता है वो है मैक्रो इमल्सिफिकेशन का। इमल्सिफिकेशन का फिनोमेना हमने डिस्कस किया था कि इमल्शन इज एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इन प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट। तो यहाँ पर एक तरफ ऑयली सॉइल है, दूसरी तरफ वाटर है, ये दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं। इनको मिसिबल करने के लिए हमने सरफेक्टेंट ऐड किए हुए हैं। सरफेक्टेंट ऐड करने से इनकी म्यूचुअल इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। जब सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सॉइल की सरफेस पर एड्जॉर्ब होंगे तो सॉइल और वाटर में डिसिमिलरिटी कम हो जाएगी, इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज हो जाएगी और मिनिमम वर्क के साथ आप इमल्शन बना सकते हैं। इंटरफेशियल टेंशन इज रिड्यूस्ड बाय एड्जॉर्प्शन ऑफ सरफेक्टेंट एट सॉइल बाथ इंटरफेस। अलबत्ता इमल्सिफिकेशन सॉइल की रीडेपोजिशन को कम्प्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकती। तो इमल्सिफिकेशन के साथ हमें सॉल्युबलाइजेशन का फिनोमेना भी चाहिए होता है। सॉल्युबलाइजेशन एंड इमल्सिफिकेशन बोथ वर्क टुगेदर, both work shoulder to shoulder with each other to prevent redeposition of soil। चूँकि मैक्रो इमल्शन में ऑयल ड्रॉपलेट का साइज बड़ा होता है, तो अगेन कम टू दिस डायग्राम, इट इज़ ए टाइप ऑफ मैक्रो इमल्शन। ये देखें, माइसल के अंदर ऑयल ग्लोब्यूल या डर्ट के पार्टिकल का साइज चूँकि बहुत बड़ा है तो सम टाइम अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट सेटल डाउन। जब ये सेटल डाउन होता है और जब ये दोबारा स्ट्राइक करता है फैब्रिक की सरफेस के साथ तो ये दोबारा उसकी सरफेस पर अटैच हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिकल बैरियर और स्टीरिक बैरियर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो तो सॉइल की रीडेपोजिशन हो सकती है। इसलिए सिर्फ मैक्रो इमल्सिफिकेशन या सिर्फ सॉल्युबलाइजेशन पर ही रिलाई नहीं करना चाहिए। हमारा इलेक्ट्रिकल बैरियर भी स्ट्रांग हो, स्टीरिक बैरियर भी स्ट्रांग हो। तो सॉइल की कंप्लीट रिमूवल के लिए और सॉइल की परफेक्ट प्रिवेंशन ऑफ रीडेपोजिशन के लिए जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट हैं, सबसे पहले इकोनॉमिकल फैक्टर है कि सरफेक्टेंट एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए और सरफेक्टेंट ऐसा हो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल बैरियर प्रोवाइड करे, जो स्ट्रांग स्टीरिक बैरियर भी प्रोवाइड करे, और सरफेक्टेंट ऐसा होना चाहिए जो ऑयल बाथ की इंटरफेशियल टेंशन को मैक्सिमम रिड्यूस कर दे और सॉइल को मैक्सिमम एक्सटेंट तक सॉल्युबलाइज कर ले और इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस में भी मोस्ट स्टेबल इमल्शन बनाए ताकि सॉइल की रीडेपोजिशन को मिनिमाइज़ किया जा सके। फर्दर जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सॉइल की एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए हम इनमें एंटी रीडेपोजिशन एजेंट्स भी डाल देते हैं। When emulsified oil droplets strike on the substrate, some of them may again attach to the surface. Therefore, solubilization and emulsion are together required for prevention of redeposition of soil. So, thank you, dear students. This is all about prevention of redeposition. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सरफेक्टेंट के अंदर कौन कौन से हम इंग्रेडिएंट ऐड करके उसकी एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं। एंड देन वी विल डिस्कस ड्राई क्लीनिंग, एक यूनिक फिनोमेना जिसमें हम यूनिक एंड द ओनली फिनोमेना ऑफ डिटर्जेंसी इन विच वाटर इज़ नॉट यूज्ड एज सॉल्वेंट, जिसमें हम मजबूर हो जाते हैं कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करने पर। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल सी ईच अदर in tomorrow's lecture। अपना ख्याल रखिएगा and if you face any problem you can ask at WhatsApp group or in comment section of YouTube channel। Thank you very much। Allah Hafiz।